नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पढ़ना है। ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा हुआ है, उनके जूते के बारे में। उनका चित्र लेखक हरिशंकर परसाई जब देखते हैं तो उनके मस्तिष्क में जो विचार आया उसको उन्होंने लिखा। तो आज मैं पहले इसका आदर्श वाचन कर रहा हूँ। आप वीडियो खोलने के बाद सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से आदर्श वाचन को, उसके बाद अनुकरण वाचन करेंगे, उसके बाद जो पाठ सरलीकरण के बारे में जो कुछ कहा गया है या बोर्ड पर इशारा किया गया, लिखा गया, उसको देखिएगा। अब चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुलियों से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए हैं और तलवा घिसाए चले जा रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ये आदर्श वाचन था और आप वीडियो खोलने के बाद सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से। अब देखिए, इसके पहले का प्रसंग लेते हुए मैं आगे बात बढ़ा रहा हूं। जब कुंभन दास से औरंगजेब ने कहा कि आप मेरे जो है राज्य में दरबारी बन जाओ और मेरे राज्य में नवरत्नों में शामिल हो, मैं तुम्हें एक राज्य का राजा बना दूंगा, सीकरी दे दूंगा। तो वहां से उतनी दूर से जब ये आए, आने जाने में तो साधक आदमी थे, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। वहां आकर इन्होंने अभय दान लिया। उसके बाद अपने मन की सारी बात उड़ेल दी और औरंगजेब से स्पष्ट शब्दों में कहा कि तू मुझे क्या राज्य देगा? तुझे जो राज्य मिला हुआ है उससे तुमने तो उसे अपने भाइयों का वध करके, पिता को जेल में डाल करके, बहन को जेल में डाल करके यह राज्य प्राप्त किया है। उस राज्य पर खून की छींटें हैं, तेरे ही खानदान की खून की छींटें हैं। और तेरे जैसे आदमी को देखकर ही जिसे मुझे दुख होता है, मैं तेरे दरबार में रहने लगूंगा तो मुझे तुझको सलाम करना पड़ेगा और
आवत जात पनैया टूट गई, बिसर गयो हरि नाम। आते जाते मेरी पादुका टूट गई, मैं ईश्वर का नाम भूल गया। तुझको देखते हुए मुझे जो मन में दुख उत्पन्न होता है और तुझे रोज रोज सलाम करना पड़ेगा, औरंगजेब मेरे बस की यह बात नहीं है। इसके बाद लेखक कहता है कि चक्कर चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। चलने से जूता कभी फटता नहीं, घिस जाता है। तुम्हारा जूता फट कैसे गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। किसी सख्त चीज को, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम आई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो तुम्हारे रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो देखिए, कोई सख्त चीज, एक है सख्त चीज, और एक है टीला। ये दोनों प्रतीकात्मक हैं। हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि तुम किसी सख्त चीज पर, और कौन सी सख्त चीज? जो सदियों से परत दर परत जमती चली आई, ऐसी सख्त चीज पर ठोकर मारते रहे। या तुम्हारे रास्ते में कोई टीला आ गया जिस पर तुम ठोकर मारते रहे। तो यह सख्त चीज क्या है, किस चीज का प्रतीक है? ये वास्तव में है कुप्रथाएं। कौन कौन सी? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ऐसी ढेर सारी कुप्रथाएं थी। इन सभी कुप्रथाओं का मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगातार विरोध किया, अपने साहित्य में उनको स्थान दिया और इन्हीं पर अपनी ऊर्जा लगाई। कई ऐसे टीले थे, ये कुरीतियां हो गई। कुरीतियां कौन कौन सी कुरीतियां हैं? देखिए, छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, ये ऐसी ढेर सारी कुरीतियां, ऐसी ढेर सारी कुप्रथाएं थीं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इन्हीं पर लेखनी चलाई, अपनी ऊर्जा इन्हीं पर लगाई और इन पर कार्य करने के कारण मुंशी प्रेमचंद जी धन नहीं कमा पाए। और धन नहीं कमा पाए इस कारण से उनका जो जूता था वो घिसता गया, फटता गया, घिसता गया, फटता, घिसता गया, पुराना होता गया, पुराना होता गया और ऊपर से फट गया। लेकिन धन था नहीं और दिखावटी जीवन वो पसंद नहीं करते थे, तो जैसे थे वैसे ही दिखने लगे। यदि इनके बजाय वो सरकार के लिए कुछ लिखते तो बड़े धन, बहुत धन मिलता मुंशी प्रेमचंद जी को, अंग्रेजों के पक्ष में लिख देते, अगर राय बहादुर हो जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उन्होंने स्वतंत्रता के सेनानी के रूप में काम किया। उन्होंने जो समाज में विद्यमान कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, जो सख्त चीजें समाज में बन गई थी, सख्ती के साथ, आज भी बहुत सारी कुप्रथाएं बड़ी शक्ति के साथ हैं। दहेज प्रथा आज भी शक्ति के साथ समाज में है। आज भी बहुत सारी कुरीतियां समाज में हैं जो सख्त हो गई हैं। आज भी बहुत सारे लेखक इन पर लेखनी चलाते हैं, इन पर लिखते हैं। तो कह रहे हैं कोई टीला तुम्हारे रास्ते में आ गया होगा, यानी ये ढेर सारी कुरीतियां आ गई। तो जिस प्रकार से टीले से बचने के लिए आदमी उसके बगल से होकर चला जाता है, उसी प्रकार तुम भी इन कुरीतियों को अवॉइड कर सकते थे, इनसे बच सकते थे, नजरें छिपा करके आगे बढ़ जाते और अपने लिए आर्थिक रूप से संपन्न होने का काम करते। तो तुम्हारे पास पैसा होता,
धन दौलत होती, तुम नया से नया जूता खरीदते। लेकिन तुमने ऐसा काम किया जो उस समय अनार्थिक था, लेकिन दीर्घकाल के समाज के लिए बहुत सुंदर काम था। तो लेखक इस बहाने से उस समय की विद्यमान कुप्रथाओं और कुरीतियों पर भी कुठाराघात कर रहा है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी कर सकते थे। बहुत सारे टीले हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है थानेदार बन के, ठेकेदार बन के, धर्म के, जाति के, अब वो बैठे होते हैं, लोग उनसे समझौता कर लेते हैं। समझौता करके उनको भी फायदा होता है और लोगों को भी फायदा होता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका विरोध किया, इनसे समझौता नहीं किया और इन पर लेखनी चलाई, इन पर व्यंग किया, अपने साहित्य में स्थान दिया। इस कारण से इन्हें आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही तोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। पहाड़ से निकलने वाली नदियां रास्ते में जो पहाड़ आता है धीरे धीरे उसको तोड़ देती हैं। लेकिन उस पहाड़ के रास्ते में बहुत जगह ऐसा होता है जो अपनी जगह मोड़ लेती हैं और वहां चट्टान को छोड़ देती हैं। ऐसा तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अर्थात तुमने इन पहाड़ के समान, चट्टान के समान जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से कभी समझौता नहीं किया। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी का नाम फिर आया, देखिए मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास होरी। होरी को कौन सी समस्याएं ले डूबी? नेम और धर्म। ये तद्भव नेम धर्म, वास्तव में ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तद्भव, तत्सम, नेम, नियम, धर्म, धर्म। नियम और धर्म का पालन करना होरी के लिए भी जंजीर थी। जंजीर क्या करती है? जंजीर में हम किसी को बांध देते, वो आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पर रहता है। तो जंजीर बंधन का काम करता है, प्रगति को रोकता है। तो नियम धर्म वाली जो कमजोरी होरी की थी, होरी की, वही कमजोरी तुम्हारी भी है। लेकिन फिर कहता नहीं, होरी के लिए तो नेम धर्म उसकी जंजीर थी। ये नेम धर्म जो है होरी के लिए क्या थी? जंजीर। और मुंशी प्रेमचंद के लिए, मुंशी प्रेमचंद, इनके लिए यही नियम धर्म मुक्ति है। जो होरी के लिए जंजीर है वही मुंशी प्रेमचंद के लिए मुक्ति है। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि जिसका हम पालन करने का प्रयास करते हैं वह हमारे लिए बंधन बन जाता है, और जो हमारे भीतर होता है वह हमारे लिए नियमों में, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के हृदय में ही नियम था, जो करते थे वो नियम के अंतर्गत आ जाता था, कुछ स्वाभाविक रूप से वो काम करते थे। और होरी नियम धर्म का पालन करने का प्रयास करता था और उसी में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता था, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाया, गाय का दान भी नहीं कर पाया, तो वो उसके लिए बंधन बन गया। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुलियों से इशारा करते हो। लेखक कहता है तुम जिसे घृणित समझते हो, घृणा का पात्र समझते हो, उसके लिए हाथ की उंगली से इशारा नहीं करना चाहते, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो किस चीज को लेखक घृणित समझता है? अनावश्यक धन अर्जित करना, पाप का धन अर्जित करना, समस्याओं को छोड़ करके पैसे पर लगना। लेखक इन चीजों पर, मुंशी प्रेमचंद इसको बहुत घृणित समझते थे और कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इसी कारण से उनके पास पैसा नहीं था, वो जूता नहीं खरीद पाए। और उनकी यह उंगलियां इस बात की ओर संकेत करती हैं
कि वे गरीबी में, महान सम्राट, उपन्यास कथाकार, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक गरीबी में जिए, लेकिन उन्होंने कभी बुराइयों से समझौता नहीं किया। उनकी यह दिखने वाली उंगली इसकी तरफ इशारा करती है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूते फाड़ लिए? तुम शायद यह बात बताना चाहते हो कि तुम चाहते तो खूब पैसा कमा लेते अगर तुमने देश के दुश्मनों का साथ दिया होता, अगर अंग्रेजों का साथ दिया होता, उनके लिए कुछ कविताएं लिखी होती, तो शायद तुम राय बहादुर भी बन गए होते। लेकिन तुमने उनका साथ ना दे करके उस समय अनार्थिक काम किया। उस समय तुमने ऐसा काम किया जिससे समाज के लोग भी जिसको मानते थे, और उन सामाजिक बुराइयों पर तुमने अपनी ऊर्जा व्यय की, जिस कारण से तुम्हारे पास धन नहीं है और इस कारण से तुम जूता नहीं खरीद पाए। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा समझता हूँ और यह व्यंग भरी मुस्कान समझता हूँ। लेखक कह रहा है मुझे ये सब समझ में आ रहा है। तुम मुझ पर हंस रहे हो, हम सभी पर, कैसे लोगों पर जो दिखावटी जीवन जीते हैं, भीतर से चाहे सब कुछ खोखला हो रहा हो, लेकिन दिखावटी जीवन जीने के लिए सब कुछ बर्बाद किए जाते हैं, तलवा घिसाए चले जा रहे हैं। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल जाते हैं, जो समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान करने के बजाय किनारे से निकल जाते हैं, ऐसे लोगों पर तुम हंस रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पाँव बच रहा है, मैं चल तो रहा हूँ, मैंने समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और भले ही गरीबी में जिया, लेकिन मैं शान से हूँ, अपने स्वाभिमान के साथ हूँ। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो, और अब स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ कैसे चलोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो आज ये पाठ पूरा हो गया। बोर्ड वर्क कर लेना। कल हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।